बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आज बहुत अहम ऑर्डर हम देखेंगे कि एक फैमिली प्रोसीडिंग में अगर डिफेंडेंट को एक्स पार्टी प्रोसीड करना है तो उसके लिए जो है वो ऑर्डर जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा। एज़ यूजुअल आपको जैसे बताया जाता है कि लेक्चर जो है हर लेक्चर दूसरे से शेयर किया करें, और उसका बेस्ट वे जो है वो ये है कि आप उस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कॉपी पेस्ट किया करें अगर विद अ सूटेबल टेक्स्ट, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थोड़ा सा हम लॉ को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, लॉ की एक स्कीम है, कैसे भला, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 5 ने जुरिडिक्शन कंफर की, सेक्शन 5 और रेड विद जो है वो जो शेड्यूल है, ये वाला शेड्यूल, इसने फैमिली कोर्ट के ऊपर क्या की, जुरिडिक्शन कंफर की, ठीक है। और उसके बाद जो था सेक्शन 7 ने बताया कि प्लेंट कैसे ड्राफ्ट होगी और प्लेंट कैसे ड्राफ्ट होगी और जो है वो उस प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, ये सेक्शन 7 ने बताया। उसके बाद सेक्शन 8 ने बताया कि डिफेंडेंट को इंटीमेशन कैसे होगी, ये हमने पिछली डेट पे ऑर्डर भी लिखा था समनिंग का, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 9 में आ गया रिटर्न स्टेटमेंट, इसको जरा छोड़ें। ये सेक्शन 9 का आप आए इधर, चलिए हम सेक्शन 9 को पढ़ लेते हैं। On the date fixed under Section 8, the defendant shall appear before the family court and file a written statement, a list of witnesses and gist of the evidence, and in case the written statement is not filed on that date, the family court may, for any sufficient reason which prevented the defendant from summoning the written statement, allow the defendant to submit the written statement and another document on the next date, which shall not exceed 15 days from the date। लो जी, कि वो जवाब वो लेके आएगा, लेकिन वो नहीं लेके आता और वो कुछ सफिशिएंट रीजन बताता है, तो फिर क्या करेगी फैमिली कोर्ट जो है उसको मजीद 15 दिन का टाइम देगी रिटर्न स्टेटमेंट के लिए। अच्छा जी, डिफेंडेंट husband may where no earlier suit for restitution of conjugal right is pending, claim for a decree of restitution of conjugal right in his written statement to a suit for dissolution, mention or maintenance, which shall be deemed as plain and no separate should lie for it। ले जी, अगर प्लेंटिफ का पहले से एक सूट जो है वो मेंटेनेंस का या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का पेंडिंग है, ठीक है, तो डिफेंडेंट उसी की रिटर्न स्टेटमेंट में रेस्टिट्यूशन की जो है वो इस्तदा करेगा। अब बच्चों पेपर में आपको प्रोपोजिशन आ सकती है कि वो इस तरह की एक प्रोपोजिशन बनाए और वो कहे कि जी प्लेंटिफ का एक सूट था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का या मेंटेनेंस का, और डिफेंडेंट उसमें अपीयर हो रहा था। अब डिफेंडेंट ने एक सेपरेट सूट कर दिया है, ठीक है, तो अब आप बताइए कि क्या वो सेपरेट सूट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर वो अपीयर हो रहा था पहले सूट में, बीबी वाले में, तो उसका मतलब उसके नॉलेज में था सूट पहले दायर हो गया है, तो अब वो सेपरेट सूट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसी तरह हाँ, अगर फर्ज करें बीबी ने सूट दायर किया है और वो उसमें अभी उसकी अटेंडेंस ही नहीं हुई डिफेंडेंट की, अभी उसको नोटिस ही नहीं हुआ, समन ही नहीं हुआ, और मीनवाइल अगर वो अपना सेपरेट दावा कर लेता है तो फिर दोनों मेंटेनेबल है। दोबारा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सेक्शन 1 ने ये कहता है कि डिफेंडेंट ने जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की जो मेंटेनेंस या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो दावा होगा उसकी रिटर्न स्टेटमेंट में ही डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की इस्तदा करनी, वो सेपरेट दावा नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल उस वक्त अप्लाई होगा जब डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के दावे में जो है वो समन जा चुका है या वो उसमें पेश हो चुका है, लेकिन अगर अब उसको समन ही नहीं गया और मीनवाइल वो भी अपना दावा दायर कर देता है तो फिर दोनों दावे जो हैं वो क्या होंगे, मेंटेन होंगे। इसी तरह 1 फी डिफेंडेंट वाइफ में इन रिटर्न स्टेटमेंट टू ए सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल मेक अ क्लेम फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग व्हिच शैल बी डीम्ड एज ए प्लेंट एंड नो सेपरेट शूड लाई फॉर इट। और अगर डिफेंडेंट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का दावा कर दिया है और प्लेंटिफ उस दावे में पेश हो गई है, तो अब वो सेपरेट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज
का दावा नहीं कर सकती, बल्कि उसी की रिटर्न स्टेटमेंट में वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की क्या करेगी, इस्तदा करेगी। प्रोवाइडेड दैट द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 4 of section 10 shall apply where the decree for dissolution measure is to be passed on the ground of खुला। अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या है। वेयर अ डिग्री रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन पोजेशन ऑफ पावर ऑफ ही शैल प्रोड्यूस इट कॉपी देयर इन कोर्ट अलोंग विद रिटर्न। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था कि प्लेट में वो डॉक्यूमेंट जिस पे वो रिलाई कर रहा है उसके कब्जे में वो उसको साथ लगाएगा, और जिस पे निसार कर रहा है अगला पैरा वो जो है वो क्या करेगा, उसको एक फ्रिज से निसार में दाखिल करके तो वो साथ लफ करेगा। और फिर बच्चों ये आपके लिए नई चीज होगी, जिस तरह प्लेंटिफ ने प्लेंट की कॉपी और सारी चीजें उसको दी थी ना, इसी तरह यहाँ पे वो शेड्यूल ऑफ विटनेसेस और वो सारा कुछ जो है वो किसको देगा, प्लेंटिफ को हैंड ओवर करेगा। कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट, लीट ऑफ pressy of evidence referred to inside and the document referred inside shall be given to the plaintiff his agent or advocate present in the court। तो क्यों भाई, समझ आ गई आपको? अच्छा, ये तो मैंने आपको समझाया ना, ये तो ये था कि डिफेंडेंट आ गया और वो रिटर्न स्टेटमेंट ले आया। अब हम वो सिचुएशन देखते हैं जब वो नहीं आया। इफ डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स बाय द फैमिली कोर्ट for his appearance, then if it is proved that the summon or some notice was duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte। बस बच्चों यहाँ पे आप रुक जाओ, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि ये क्या है कि अगर उसकी सर्विस होगी है तो कोर्ट उसको क्या करेगा, उसको एक्स पार्टी प्रोसीड करेगा। अब बच्चों मैंने आपको इसका ऑर्डर लिखना बताना है एक्स पार्टी का, तो मैं इससे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, वो ये है कि एक इंटरम ऑर्डर के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने वो ऑर्डर आपके लिए जो लिखा था कहाँ है, ये है। ले जी बच्चों सुनो, ये डेट हो गई, लंदन काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ आ गया। अब एक ऑर्डर के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या है, टुडे द केस इज फिक्स फॉर समनिंग ऑफ द डिफेंडेंट थ्रू समन्स registered for examination due courier service affixation and proclamation in the newspaper। सबसे पहला ये आ गया कि भाई बताया जा रहा है ऑर्डर में कि आज केस किस लिए फिक्स है, आज समनिंग ऑफ द डिफेंडेंट के लिए केस जो है वो क्या है, वो फिक्स है। अब आज हुआ क्या है, वो अगला पैरा। A report of process server received according to which defendant was served in person and a fixation was also made at the spot। अब प्रोसेस सर्वर अदालत का नुमाइंदा रिपोर्ट कर रहा है कि उसकी मैंने इन सर्विस तो मेल करवा दी है और मैंने मौके पे फिक्सेशन भी कर दी है। वही है ना, हमने 5 मोड पढ़े थे उसके उधर जो पिछला ऑर्डर था उसमें। फिर पोस्टल एंड कोरियर सील आल्सो रिसीव, ठीक है, या सबमिटेड, सॉरी रिसीव नहीं सबमिटेड, ठीक है। अच्छा जी, न्यूज़पेपर आल्सो रिसीव। तो अब ये सारी रिपोर्टें जो है वो आ गई हैं जो कोर्ट ने कहा था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो लिखता है from the above reports, receipts, and newspaper, it is proved that someone was duly served upon the defendant, but still no one has appeared on behalf of the defendant. Now, court time is likely to be over. In the said circumstances, defendant is hereby proceeded ex parte। तो बच्चों उसके खिलाफ क्या होगी, एक्स पार्टी होगी। और ये हो गया दूसरा हिस्सा। ये क्या हो गया, इंटरम ऑर्डर का दूसरा हिस्सा हो गया कि आज क्या हुआ। अब अगला ऑर्डर क्या है, ना कम ऑफ फॉर एक्स पार्टी एविडेंस फॉर 1/3/2022 at 9 AM। तो आप देखिए, बताइए मुझे, आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। तो दिस इज दी थिंग कि वो क्या कहते हैं कि हमने एक्स पार्टी का जो है वो ऑर्डर लिखना जो है वो सीखा है, ठीक है। अच्छा जी, provided that the where the family court has also adjourned the hearing of the suit ex parte and defendant। अच्छा, वो अगला ऑर्डर है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। तो थैंक यू सो मच, होप कि आप लोगों को समझ आई। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।